गांव की जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थीं। वो सभी एक हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना, और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तो मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी। वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती।
टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है। बंटी नाम का एक कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी और उसकी 1 साल की बेटी चंचल के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वो पक्षी हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियाँ और फल उगाते थे। बंटी उस जंगल में खुद के और पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसके शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए जंगल के सब पक्षी अपना अनाज बंटी कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही जंगल में रहने वाला कालू कौवा सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है? आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। जंगल के सब पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। जंगल के सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी खेत में पहुँचे, तब वहाँ का नजारा देख वो पक्षी दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी पक्षी बची कुची फसल वहाँ से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। टुनटुनी और बंटी अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ तक डूब चुका है। उन्हें डर था, अगर बारिश ऐसी होती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो टुनटुनी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग ऊपर वाली डाल पर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर बंटी देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका था। उन्हें डर था कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी पक्षियों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद कोई कैसे करता। कुछ दूर उड़ने के बाद बंटी को एक घना पीपल का पेड़ दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। टुनटुनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं।
आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात बंटी और टुनटुनी कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। बंटी खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है। थोड़ी देर में वो कुछ खाना अपने साथ लाता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐ भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तो कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तो क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी से सर पर पट्टी भी लगा कर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंटी जैसे ही जाने लगा, वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और बंटी के सर में चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। बंटी अपने परिवार के साथ जंगल लौट जाता है। वहां जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेती बाड़ी करने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी।